हेलो स्टूडेंट्स, आज बीएससी फर्स्ट ईयर यूनिट 3 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम आयनिक सॉलिड्स का सेकंड पोर्शन देखेंगे। इससे पहले हमने देखा कि आयनिक सॉलिड्स वो हैं जो पॉजिटिव और नेगेटिव से मिलकर 3D अरेंजमेंट में अपने आप को ऐसे अरेंज करते हैं कि उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस मैक्सिमम और रिपल्सिव फोर्सेस मिनिमम हो, और इस अरेंजमेंट के बाद बनने वाली चीज़ को हम आयनिक सॉलिड्स बोलते हैं। अगर कहीं पर भी पॉजिटिव और नेगेटिव का कोई इंटरेक्शन हो रहा है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा पास आने पर नेगेटिव के बीच में रिपल्शन भी होगा। इसको मिनिमाइज़ करने के लिए या इसको रीड करने के लिए एक मेथड निकाला जिसे हमने रेडियस रेशो इफ़ेक्ट बोला, और इसके साथ हमने जिसे जोड़ा वो था कोऑर्डिनेशन नंबर। अगर हमें कहीं पर भी रेडियस रेशो पता है तो हम ये पता लगा सकते हैं कि उस सॉलिड का रेडियस रेशो क्या होगा। मतलब कि अगर मुझे रेडियस रेशो पता है तो हम ये पता लगा सकते हैं कि उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर वो चीज़ होती है जब हमें ये मालूम हो कि एक पॉजिटिव कितने नेगेटिव से घिरा हुआ है। अगर मुझे कहीं पर भी पर्टिकुलर किसी सॉलिड की इस वैल्यू का पता चल जाएगा तो मुझे ऑटोमेटिकली उससे घिरे हुए पॉजिटिव से घिरे हुए नेगेटिव आयंस का मालूम पड़ जाएगा। आइए चलिए इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। बाय यूजिंग रेडियस रेशियो रूल्स इट इज़ पॉसिबल टू प्रिडिक्ट द कैटायन अपॉन एनायन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री इफ़ एनी कंपाउंड। देखिए यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर हमने रेडियस रेशो रूल को फॉलो किया है तो इसको पॉसिबल तभी होगा जब मुझे ये कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में पता हो उस पर्टिकुलर कंपाउंड के लिए। सो रेडियस रेशो इज़ अ यूजफुल मेजर इन एस्टैब्लिशिंग द स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक कंपाउंड। तो देखिए यहाँ साफ साफ लिखा हुआ, जैसे ही मुझे रेडियस रेशो पता चल जाएगा तो मुझे उसका कोऑर्डिनेशन नंबर पता चल जाएगा, और अगर मुझे कोऑर्डिनेशन पता चल जाएगा तो मैं उस आयनिक सॉलिड को डेफिनेटली बना पाऊंगी या बता पाऊंगी कि उसकी एग्जिस्टेंस है या नहीं, या वो स्टेबल है या नहीं। रेडियस रेशो इज़ द रेशो ऑफ आयनिक रेडियस ऑफ कैटायन to the ionic radius of anion in a cation anion compound। देखिए आप ये बात जानते हैं कि जो कंपाउंड हमारा बन रहा है वो कैटायन प्लस एनायन से मिलकर बन रहा है। तो जो इसका रेडियस रेशो होता है वो दो चीज़ें उसके अंदर होती हैं, रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन। इस चीज़ का जो रेशो होगा उसे ही हम रेडियस रेशो बोलते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन द कोऑर्डिनेशन नंबर इन द स्ट्रक्चर अरेंजमेंट ऑफ रेडियस रेशो। अब हम ये देखेंगे कि इस रेशो की जो रिलेशनशिप है वो आपके कोऑर्डिनेशन नंबर से कैसे मेल खाती है। तो यहाँ आप गौर से देखिए, रेडियस रेशो को हम पहले निकालते हैं। इसका टेक्निकल एक मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है। उससे निकालने के बाद अगर मुझे मालूम चले कि मेरे रेडियस रेशो की वैल्यू 0 से 0.155 के बीच में आएगी तो मैं ये बता सकती हूँ कि उस जगह पर जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो 2 ही होगा। तो बनने वाली जो स्ट्रक्चर मेरे आयनिक सॉलिड की होगी वो लीनियर ही होगी। देखिए आपने क्या किया, सिर्फ रेडियस रेशो निकाला और उसके बाद जो उसकी स्ट्रक्चर, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों ऑटोमेटिकली इस टेबल से हमें मिल जाता है। इसके बाद अगर आपकी जो वैल्यू है 0.155 से लेके 0.225 के बीच में है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होगा, और जो बनने वाली की स्ट्रक्चर होगी वो ट्रायंगल प्लेनर होगी। उसके बाद अगर आप देखें कि उसका जो रेशो है 0.225 से लेके 0.414 का होगा तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, और वहाँ बनने वाली स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होगी जैसा कि हम जिंक सल्फेट में देखते हैं। इसी तरीके से अगर रेडियस रेशो 0.414 से लेके 0.732 होगा तो उसके कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, और बनने वाली स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल होगी जो NaCl में होती है। अगर आपको छोटी क्लासेस में याद हो तो हम ये बोलते हैं कि एक Na जो होता है वो 6 Cl से घिरा हुआ होता है। वो यहाँ से बोलते हैं क्योंकि उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 6 होता है, जबकि जो स्ट्रक्चर होती है वो ऑक्टाहेड्रल होती है। इसी तरीके से अगर रेडियस रेशो
0.732 से लेकर 1 तक है तो उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो 8 होगा, और उसकी जो स्ट्रक्चर होगी वो बॉडी सेंट्रिक क्यूबिक होगी, जैसा कि CCl में होता है। अब आप देखिए एक टेबल से हमने सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली। ये है, अगर मैंने आयनिक सॉलिड का चैप्टर हम पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली हमने इससे पहले वाले लेक्चर में जैसे आपको बताया भी था कि मेरा पॉजिटिव और नेगेटिव आके मिलके मुझे एक लार्ज कंपाउंड देता है तो वो मेरा आयनिक सॉलिड है। लेकिन इस कंपाउंड के साथ उस एक पॉजिटिव के चारों तरफ कितने नेगेटिव होंगे, इस बात की जो इंफॉर्मेशन मिलती है वो हमें यहाँ रेडियस रेशो से मिल जाती है। इसके बाद हम देखते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ, अब आपको मैं बताते हैं कि ये जो रेडियस रेशो है ये हमें किस तरीके से हेल्प करता है। अगर आप जिंक सल्फाइड का एग्जांपल लीजिए, देखिए जिंक सल्फाइड का एग्जांपल ये टेट्राहेड्रल वाली कैटेगरी में रखा हुआ है। अगर हम जिंक सल्फाइड का एग्जांपल लेते हैं तो हमने यहाँ जिंक सल्फाइड की पॉजिटिव की वैल्यू रखी, फिर उसके नेगेटिव की वैल्यू रखी और हमें वैल्यू मिली 0.40, और ये वैल्यू उसी कैटेगरी में आ रही है। ये देखिए 0.4 वाली जगह पर आ रही है और ये टेट्राहेड्रल होगा। अब इसके बाद जिंक आयंस थस प्रेफर द टेट्राहेड्रल होल्स इन द क्लोज पैक्ड लैटिस सो सल्फाइड ऑफ सल्फाइड्स आयन। इसके जो क्लोज पैक जो जगह होगी जिसे हम होल्स बोलते हैं, उस जगह पर जो आयन आएंगे वो सल्फाइड के आएंगे। किस मैनर में आएंगे? आपके टेट्राहेड्रल मैनर में आएंगे। इन द सेम वे we can predict that sodium ions will prefer octahedral hole in a close packed or lattice of a chlorine ion। देखिए कहीं पर ये जो इनके अरेंजमेंट होते हैं, जो होल्स होते हैं वो दो तरीके के हो जाते हैं, एक तो टेट्राहेड्रल होते हैं, एक ऑक्टाहेड्रल होते हैं। जो टेट्राहेड्रल होल्स हो रहे हैं उसके अंदर सल्फाइड जाएगा और जो ऑक्टाहेड्रल होल्स होते हैं उसके अंदर क्लोराइड जाएगा। किस केस में? जब आपका रेडियस रेशो 0.52 है। ये हमने इनके रेशो निकाल के हमने आपको प्रूव किया है कि रेडियस रेशो की वजह से यहाँ पर जो होल्स में जो स्ट्रक्चर हुई वो टेट्राहेड्रल हुई, और जब इस होल्स में जो स्ट्रक्चर हुई वो आपकी ऑक्टाहेड्रल हुई, इसी ऑक्टाहेड्रल हुई। अब आगे देखिए, व्हेन लार्जर कैटायन व्हेन सच एज सीजियम, इस केस में क्या है कि सीजियम बहुत लार्ज कैटायन होता है, द रेशो इंक्रीज बियॉन्ड द लिमिट ऑफ ए कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ 6 to 6, जिसका जो नंबर होता है वो इससे इंक्रीज हो जाता है।